हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बिल्कुल न्यू मांगा को, और इस मांगा की रेटिंग मार्शल पीक से भी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को बांध के रखा होता है। उसको देख के साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। फिर उसके ऊपर कोई पानी फेंक देता है और वो सर्वेंट कह होता है, मिस अब हम क्या करिए? तो उठ ही नहीं रहा। हमने काफ़ी बार इसको ट्राई करने की, उठाने की, बट ये तो उठ ही नहीं रहा। उसकी मिस कह रही हो तो तुम टेंशन मत लो, इसकी फैमिली अब मेरे अंडर आ चुकी है, तो इसलिए अब से मैं इसका ध्यान रखूंगी। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद उसकी बॉडी से जितनी भी उसकी सब पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और अपने मन में सोचे जा रही होती है। इसके पास बस एम्पर बुक का एक लास्ट फ्रेगमेंट बचा हुआ है और इसके पास जो स्वॉट टेक्निक है वो पूरी तरह से यूजलेस है। और फिर वो लड़की उसके बॉडी से जो भी फ्रेगमेंट वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है और वह उसको एक चाटा मारते हुए कह रही, तो सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार बंदे हो, तुमने मुझ जैसी लेडी का इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और वो जाते हुए कह रही हो, तो ठीक है, फिर जाके इसको जंगल में फेंक दो, जंगली जानवर जाएंगे और इसको खा जाएंगे। और फिर हमें जंगल में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और फिर उसकी बॉडी के अंदर किसी दूसरे पर्सन की सोल आ जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है, मैं ये कहाँ पे आ गया? क्या मैं सच में रीइंकार्नेटेड हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं 10,000 साल बाद फिर से किसी की बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो जाऊंगा। मेरे को जहाँ तक याद है कि लास्ट लाइफ में मैं एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन से फाइट कर रहा था, बट ट्रिब्यूलेशन के दौरान मैं मारा गया और जो मेरी सोल थी वो किसी तरह बच के यहाँ पे आ गई। तो फाइनली मैं इस गू फैमिली के पर्सन की बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो गया। मेमोरी के हिसाब से इस बॉडी का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, बट अच्छी बात तो यह है कि पास्ट लाइफ में मेरी बॉडी के ऊपर जो सील लगी थी अब इस लाइफ में फाइनली ब्रेक हो चुके हैं। तो अब मैं क्यूआई रिलम से आगे बढ़ पाऊंगा और उसको इस बॉडी की मेमोरी आने लगती है। वो कहने लगता है, लुओ फैमिली जो सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है, उसने गू फैमिली की स्वॉट टेक्निक का लालच था, इसीलिए गू फैमिली ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्वॉट टेक्निक को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, यानी कि बेकार स्वॉट टेक्निक को यूज करने लगे। फिर उसके बाद लुओ फैमिली की उस लड़की की शादी इसके साथ तय की गई कर दी गई। शादी होने के बाद लुओ फैमिली की इस लड़की ने इसके साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, इसके डेंटियन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसको काफी दिनों तक बिना खाना दिए इसको जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। और इन द एंड इसकी बॉडी के अंदर से इसकी सारी पावर एंड एम्पर बुक का जो फ्रेगमेंट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बाद में इसको जंगल में फेंक दिया ताकि वहीं पे मर जाए। तो लुओ फैमिली तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ अब बहुत ही मजे करने वाला हूँ, मैं पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है गो फैमिली की ओर, जहाँ पे हमारी एमसी की सिस्टर को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है, ग्रैंड एल्डर मैंने कहा ना मुझे इस कमीने से शादी नहीं करनी, तो फिर आखिर आपकी उम्र को इसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये बात जान के बाकी के सर्वेंट कहने लगते हैं, मिस ये तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज यंग मास्टरलिंग पर्सनली हमारे घर पे तुमसे शादी करना चाहते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होनर का मौका है। और फिर ग्रैंड एल्डर कहने लगता है, देखो जो शादी का मैटर है हम बड़े लोगों ने डिसाइड किया, इसलिए इसमें तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें यंग मास्टरलिंग से शादी करनी होगी। ये बात जान के एमसी की सिस्टर जोर जोर से रोने लगती है और हमें यंग मास्टर को लिंग को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल सच में बहुत ज्यादा बेकार होती है। वो कह रहा होता है, आज यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो तुमको बचा ले, मैं भी देखता हूँ कि कौन यहाँ पे आके तुमको बचा लेगा। अब से तुम पूरी तरह मुझे बिलोंग करती है, तो ठीक है मेरे सर्वेंट जाओ और जाके इसको मेरे बेड के ऊपर फेंक दो। और फिर जैसे ही उसके सर्वेंट उसको पकड़ने के लिए जा रहे होते वो कहते मेरे को छोड़ो, मैंने कहा ना मेरे को छोड़ो, मेरे को यहाँ से मत लेके जाओ। बट जैसे ही वो आगे कुछ कर पाते वहाँ पे कोई किसी प्रकार का अटैक आता है, उन दोनों सर्वेंट को वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखकर तो ग्रैंड एल्डर भी एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है। एमसी कह रहा होता है, आखिर किसने कहा कि इसके हेल्प के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, इसके हेल्प के लिए मैं आने वाला हूँ। जैसे ही एमसी की सिस्टर उसकी ओर देखते हुए भागते हुए जाके उसे गले लग जाती है और कह रही होती है, ब्रदर तुम यहाँ पे फाइनली आ ही गए, आखिरकार तुम यहाँ पे, अगर तुम नहीं आते तो ये कमीने मेरे को इसी के साथ फोर्सफुली शादी करवा देते। एमसी कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, मैं इन कमीनों का बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। वो यंग मास्टर लिंक क्या होता है, मैं तो एक पल के लिए पूरी तरह से घबरा गया था कि यहाँ पे कौन इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन आ गया, बट ये तो तुम निकले, तुम कचड़े कहीं के, तुम्हें तो लुओ फैमिली ने जंगल में फेंक दिया था, क्या तुम जंगल से बच के वापस आ गए? चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अब जब तुम आई गए हो तो अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा मजे करने वाला। और फिर वो अपनी लाट टपकाते हुए एमसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एमसी होते हुए एक सोल्जर से उसकी स्वॉर्ड मंगाता है, उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैसे यंग मास्टर लिंक उसकी ओर आता है, यंग मास्टर लिंक को एक स्वॉर्ड स्लैश से वहीं पे खत्म कर देता है। ये देख के ग्रैंड एल्डर खड़ा होता है और कहने लगता है, एमसी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिंक को हर्ट करने की? क्या तुम हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? ये बात सुन के एमसी कहने लगता है, तुम तो मेरे सामने ये बात करो ही मत, तुम जैसे लोग जो अपनी फैमिली के लोगों के साथ इतना बुरा ट्रीट करते हैं और दूसरों के लिए कुत्ते बन जाते हैं, तुम पैथेटिक ओल्ड मैन कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ? वो तुम हो जो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उसकी ऐसी बातें सुन के ग्रैंड एल्डर कह रहा
रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तो ठीक है आज जबकि तुमने यंग मास्टर लिंग को हर्ट किया है तो उसके लिए मैं आज तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर वह अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को एमसी की ओर कर देता है, लेकिन एमसी थोड़ी ना उससे पीछे रहने वाला था, वो भी एक उसकी ओर एक स्वॉर्ड स्लैश कर देता है। उसका ये स्वॉर्ड स्लैश देख के वो अपने मन में सोचने लगता है ये स्वॉर्ड टेक्निक तो बस वो ज़्यादा आगे कुछ कह पाता। फिर एमसी क्या होता है, ओल्ड मैन तुमने अब तक कुछ ज़्यादा ही जी लिया है, तुमने जो भी कुछ किया है अब तुम्हें उन सभी का प्राइस पे करना पड़ेगा। और फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो वहीं पे मारा जा चुका होता है। ये सब चीज़ें देख के गू फैमिली के जो बाकी के सर्वेंट होते हैं वो बात करने लगते हैं एमसी तो सिर्फ क्यूआई रिलम पर है और जो ग्रैंड एल्डर है वो स्पिरिचुअल रिलम पर है। आखिर कैसे उसने ग्रैंड एल्डर को हरा दिया और उसने जिस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया है उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने ड्रैगन स्क्रिप्चर का यूज किया है। 3 क्लैन के एल्डर, क्या आप ये सब चीजें देख रहे हो? 3 क्लैन के एल्डर वो अपने मन में सोचे जा रहा होता है एम्पर लेवल की स्क्रिप्चर जो एम्पर लेवल के कल्टिवेटर द्वारा बनाई जाती है। ये जो स्क्रिप्चर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, चाहे वो कल्टिवेशन टेक्निक हो या फिर ये स्वॉर्ड टेक्निक हो या फिर मार्शल आर्ट स्किल हो। एम्पर लेवल की टेक्निक इस वर्ल्ड में हर एक टेक्निक को सरपास कर देती है। ये जो एम्पर लेवल की स्क्रिप्चर है ये गू फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रही है। इसको गू फैमिली के लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्पर ने क्रिएट किया था, लेकिन ये तो कितनी अफसोस की बात है कि अब बस इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, जिसके कारण गू फैमिली डे बाय डे करके और भी ज्यादा वीक होती जा रही है। लेकिन एमसी को देख के ऐसा लगता है कि इसने इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इसने स्वॉर्ड इंटेंट को भी अचीव कर लिया है। और फिर एमसी कहने लगता है इस बॉडी के ओनर के पास जो ड्रैगन स्क्रिप्चर है वो मेरे को फेमिलियर क्यों लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है मेरे डिसाइपल जाओ टियान ने छोड़ी गई थी, बट ये जो फ्रैगमेंट मेरे को अधूरा क्यों लग रहा है। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे डिसाइपल को लोग अभी भी याद करते हैं। रीइंकार्नेटेड होने के बाद मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक एंड एम्पर लेवल की स्क्रिप्चर है, लेकिन ये जो मेरी बॉडी है वह इन सबको होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे को इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और फिर 3 क्लैन का एल्डर क्या होता है, आखिर तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम एमसी को देख नहीं सकते कि उसने हमारी फैमिली के स्वॉर्ड टेक्निक को इनहेरेंट कर लिया, इसीलिए अब से वो हमारा नया फैमिली है, इसलिए सब लोग बो डाउन करो। और फिर जितने भी लोग होते हैं वह सभी बो डाउन करते हुए क्या होता है, एमसी तुम्हारा स्वागत है, अब से तुम हमारे बिल्कुल न्यू फैमिली हेड हो। फिर एमसी उनको कह रहा होता है वेल तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुमने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ठीक है मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद का, जहाँ पे 3 क्लैन के एल्डर उसे कुछ सबऑर्डिनेट उसे कह रहे होते हैं 3 क्लैन के एल्डर क्या हम सच में उसको अपना फैमिली हेड माने, क्योंकि उसने इस सिटी के 2 मेजर फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। हमें नहीं लगता कि लिंग फैमिली एंड लुओ फैमिली उसको इतनी आसानी से जाने देगी। फिर 3 क्लैन का एल्डर क्या होता है तुम इन सब की टेंशन मत लो, अभी के लिए हम उसको अपना फैमिली एल्डर बना सकते हैं। अगर वह उन दोनों फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इससे सबसे ज्यादा हमें ही फायदा होने वाला है, लेकिन अगर वह उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो फिर हम एमसी को उनके हवाले कर देंगे। ये बात सुन के उसके सबऑर्डिनेट कह रहे होते हैं ठीक है एल्डर हम आपकी बात पूरी तरह से समझ चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी एंड उसकी सिस्टर की, जो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। एमसी की सिस्टर कह रही होती है ब्रदर तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो फिर कोई ऐसा नहीं होगा जो हम दोनों को बुली करेगा। बट एमसी कुछ नहीं कहता, उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देख के उसकी सिस्टर घबरा जाती है और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी की सिस्टर उससे कह रही होती है ब्रदर तुम यहाँ पे बैठ जाओ और बैठने के बाद अपने आप को धीरे धीरे करके हील करो। एमसी उसे कह रहा था थोड़ा धीरे बोलो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो फिर से हमारे ऊपर अटैक करने आ पाएंगे। और अपने मन में सोचे जा रहा होता है सेट यार ये जो बॉडी है ना बहुत ही ज्यादा वीक है, मेरे को कुछ भी करके इस बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। मार्शल आर्ट के फर्स्ट स्टेप में हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद कीवर्ड ट्रेनिंग, इन सभी के बाद तुम अर्थ एंड एवन का ओरा फील कर सकते हो और तुम उस ओरा को अपनी बॉडी में रिफाइन कर सकते हो। अगर तुम उस ओरा को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लोगे तो फिर तुम नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो सकते हो। सबसे पहले आता है कीवाई स्टेज, उसके बाद आता है स्पिरिचुअल स्टेज, देन थर्ड आता है हेवन स्टेज, फिर उसके बाद वॉइड स्टेज, सेंट स्टेज, एम्पर स्टेज। इन सभी स्टेजों को 2 रिलम में डिवाइड किया गया और जितने भी स्टेज है उन सभी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली मिडल एंड पीक। मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में 10,000 साल तक कीवाई रिलम पे अटका पड़ा था क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर एक सील लगी थी जिससे कि मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। बट रीइंकार्नेटेड होने के बाद वो जो सील पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी और जो मेरी प्रीवियस लाइफ में जितने भी रिग्रेट थे इस लाइफ में मेरे को बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, मैं फिर से इस वर्ल्ड के टॉप पे जाऊंगा। एमसी की सिस्टर उससे कहती है ब्रदर तुम थोड़ा यहाँ पे अपने आप को रेस्ट कर लो, मैं बाहर जाके तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। और वह जाते हुए अपने मन में सोचे जा रही होती है जिन लोगों ने मेरे ब्रदर को हर्ट किया मैं उन लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगी, मैं आज उन सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दूंगी। उसको ऐसा जाता हुआ देखकर एमसी अपने मन में सोच जा रहा था ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, इसने अपने पीछे डैगर छुपा रखा है और ये उन सभी को मारने जा रही है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन
लुओ फैमिली, तुम मेरा इंतजार करो, मैं सबसे पहले तुम्हें ही डिस्ट्रॉय करूंगा। एमसी अपने आप को हील कर रहा होता है और वह अपने मन में सोचे जा रहा होता है, मेरे को सबसे पहले एम्पर स्किल को सीखना होगा, उसी के बाद ही मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ वही स्टेज पे अटका हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है, तो सबसे पहले इस बॉडी की मेरे को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैं ज़ाओ टियान की टेक्निक को चुनता है और वह ज़ाओ टियान की टेक्निक को लेके उस टेक्निक को के साथ कल्टीवेट करने लगता है। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे कि उसका घर पूरी तरह से टूट जाता है। और उसकी सिस्टर जो घर से बाहर जा रही होती है वो कहती है, ब्रदर क्या हुआ ब्रदर, क्या तुमने खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया? लेकिन तुमने सोते सोते कैसे अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया? फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, तो फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो ये होती है स्पिरिचुअल रिलम की फिल्म, ये स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ज़ायो सेक्ट की ओर, जहाँ पे उसके एंसेस्टर की मूर्ति हिल रही होती है। उसको देख के बाकी के सेक्ट के मेंबर कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, आखिर एंसेस्टर की मूर्ति अचानक से अपीयर क्यों गई? फिर हमें उनके पैट्रियार्च को दिखाया जाता है, उसका नाम हुओ होता है। हुओ कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, एंसेस्टर की मूर्ति ऐसे अचानक से अपीयर क्यों हो गई? हमारे एम्परर ज़ाओ 10,000 साल पहले इमोर्टल वर्ल्ड में चले गए थे। 10,000 साल में उन्होंने हमें आज तक कोई भी मैसेज नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने अचानक से हमें मैसेज क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल जीनियस पर्सन अपीयर हुआ हो? फिर उसके साइड वाला पर्सन कह रहा होता है हाल ही में मैंने ये सुना है कि हमारे एल्डर मो ने लुओ फैमिली की यंग लेडी को अपने पर्सनल डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। वो यंग लेडी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसने 18 साल की उम्र में स्पिरिट रिलम पे प्रमोट हो चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हेवन की चूजन हो और हमारे एंसेस्टर उसी की बात कर रहे हो? फिर उसका पैट्रियस कहता है तो ठीक है, फिर जल्दी से हम चलते हैं लुओ फैमिली में उसको अपने सेक्ट में इनवाइट करने। और फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी के घर की ओर, जहाँ पे एमसी बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसकी सिस्टर बार बार उसको देखे जा रही होती है। फिर एमसी कहता है आखिर क्या हुआ, तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी सिस्टर रोते हुए कहते हैं ब्रदर फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हारी ब्रेक थ्रू में कोई भी हेल्प नहीं की। उसकी ऐसी बातें सुन के एमसी अपने मन में सोचने लगता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए सील को ब्रेक करने के बारे में ही सोचा करता था, इसलिए मैंने कभी ह्यूमन इमोशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सच में ये बहुत ज्यादा ट्रबल मेकर है। फिर एमसी को कोई बंदा कहता है पैट्रियार्च फैमिली के मेंबर आपसे इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना चाहते हैं। और फिर एमसी अपनी सिस्टर से कहता है ठीक है, उन सभी को यहाँ पे ले आओ। और 3 क्लैन का एल्डर वहाँ पे आ जाता है और बताते हुए कह रहा होता है कि अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि लुओ फैमिली की यंग लेडी को ज़ायो सेक्ट के एल्डर मो ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। एमसी कहता है क्या वह ज़ायो सेक्ट के साथ चली गई? फिर उस एल्डर का सबऑर्डिनेट कहता है पैट्रियस अब ये मैटर मिस लुओ का नहीं है बल्कि ज़ायो सेक्ट का है, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी अब से लुओ फैमिली की रिस्पेक्ट करेगी। एमसी उसे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बता। और फिर उसका सबऑर्डिनेट कहता है अभी अभी हमने लिंग फैमिली को ऑफेंड किया है और हम सिर्फ अभी लुओ फैमिली पर ही डिपेंडेंट था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद अब से वो भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एमसी चाय पीते हुए उसकी बातें बड़े ध्यान से सुने जा रहा होता है। फिर वो सबऑर्डिनेट चिल्ला के कहता है तुम गू फैमिली की स्वॉट टेक्निक को लुओ फैमिली को दे दो, हो सकता है वह हमें इससे प्रोटेक्ट कर पाए। फिर एमसी चाय की गिलास को उसके मुंह पे फेंक के मारता है और अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है क्या हो अगर मैं तुम्हें इन सब के लिए मना कर दूं? उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसको देख के 3 क्लैन का एल्डर अपने मन में सोचने लगता है ये तो स्पिरिट रिलम के मिड लेवल पे, आखिर ये कैसे इतनी जल्दी स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे पहुंच गया? और एमसी कहता है मैं पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो मिस लू है उसको भी मैं मार दूंगा, तो इन सब के लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई डरता है तो फिर वो मेरी गू फैमिली को छोड़ के जा सकता है। 3 क्लैन का एल्डर सोचने लगता है ऐसा लगता है कि एमसी बहुत ही ज्यादा लकी था, इसीलिए वह स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे प्रमोट हो पाया। शुरू में तो मैं ये चाहता था कि ये लुओ फैमिली से ऐसे ही रेकलेसली फाइट करे और फाइट के दौरान मारा जाए। अगर ये मारा जाएगा तो इससे सबसे ज्यादा मेरा ही फायदा होगा, बट अब ऐसा लगता है कि ये मेरे पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ठीक है फिर, और वह अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है मैंने अपना मन बना लिया, मैं इससे अब पैट्रियार्च की पोजीशन के लिए फाइट करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले अभी ब्रेक थ्रू किया है और अपने मन में सोचने लगता है मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे लुओ फैमिली के हवाले कर दूं। इससे लुओ फैमिली भी मुझसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और इससे एमसी का भी काम तमाम हो जाएगा और मैं इस फैमिली का हेड भी बन जाऊंगा। ये कुछ इस तरह है कि मैं एक तीर से 3 निशाने लगाऊं। और वह एमसी से कहता है एमसी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम अभी स्पिरिट रिलम की कल्टीवेटर की पावर के साथ तुम हम सभी को हरा पाओ? अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम तुम्हें शांति से जाने देंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। एमसी उससे कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। एमसी की ये बात सुन के उस एल्डर के सभी सबऑर्डिनेट पूरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर वो एल्डर कहता है आखिर तुम लोग इससे इतने घबरा क्यों रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसने गू फैमिली के स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया है, तुम उसे साफ साफ देख ही सकते हो, इसके पास अभी कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। एमसी उससे कहता है क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो कि मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है? और हमें एमसी के पीछे दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ जाती है। उसको देखकर वह एल्डर पूरी तरह
तरह से घबरा जाता है और फिर एमसी अपने स्वॉर्ड के ऑरा से ही उन सभी के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे जाते हुए उस एल्डर को वहीं पे मार देता है और कहता है इन सभी कचरों को जाके मेरी गू फैमिली से बाहर फेंक दो। ये मेरा ऑर्डर, अगर तुम लोग मेरा ऑर्डर फॉलो करोगे तो हो सकता है मैं तुम लोगों की लाइफ को छोड़ दूं। और फिर बाकी के फैमिली के मेंबर एमसी की सिस्टर से कहने लगते हैं मिस अब हमें क्या करना चाहिए, मिस आप कुछ कहिए ना। फिर एमसी की सिस्टर अपने नाइफ को बाहर निकालती है और उनके ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगती है और उसे कहती है मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा काइंड है लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर फ्यूचर में तुम में से किसी ने मेरे ब्रदर को धोखा देने की कोशिश की तो ध्यान रखना मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये उसका ऐसा रूप देख के बाकी के फैमिली के मेंबर पूरी तरह से डर जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे तो लगा था कि सिर्फ एमसी ही क्रूअल है लेकिन एमसी सिस्टर तो उससे भी ज्यादा क्रूअल है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं पैट्रियार्च को कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं पैट्रियार्च को हमेशा फॉलो करूंगा। और फिर एमसी की सिस्टर वहां से जाते हुए करते हैं हाँ यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना तुम ब्रदर को मत बताना क्योंकि ब्रदर मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ठीक है बाय, अब मैं जा रही हूँ, तुम ये सब चीजें संभाल लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी की ओर जो पिल पवेलियन की ओर आ जाता है। वह पिल पवेलियन को देखकर अपने मन में सोचे जा रहा है वन कॉन्टिनेंट के अंदर ये पिल पवेलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो पिल पवेलियन है इसके अंदर काफी सारे काउंटलेस टॉप लेवल के एल्केमिस्ट एंड टॉप लेवल के हर्ब है और इसके जितने भी जो ब्रांचेस है वो हर एक सिटी में। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है एमसी से, वो पूछते यंग मास्टर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। एमसी उससे कहता है मिस मैं एक पिल की रेसिपी को बेचना चाहता हूँ और अपने मन में सोचे जा रहा होता है मेरे को अगर अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना है तो फिर मेरे को टॉप ग्रेड के पिल को कंज्यूम करना पड़ेगा। और फिर वो लड़की कहते हैं ठीक है यंग मास्टर आप मेरे साथ चलिए। और फिर एमसी पिल पवेलियन के हॉल में जाता है। एमसी को देख के एक बंदा कहता है अरे ये कौन है, ये तो एमसी है ना। लेकिन एमसी पिल पवेलियन में क्या कर रहा है। फिर एक कोई वुमन कहती है शायद वो पिल की रेसिपी को बेचने आए। फिर वो पहले वाला बंदा कहता है क्या आप तुम मुझसे मजाक कर रही हो, क्या ये रेसिपी को बेचना है जैसा कचरा किसी रेसिपी को कैसे बेचना चाहता है, क्या ये अल्केमिस्ट के पाथ पे चलना चाहता है लुओ फैमिली के डाइवर्स होने के बाद। और फिर हमें पिल पवेलियन की मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंगयू होती है। किंगयू एमसी से कहते क्या हुआ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एमसी उससे कहता है मिस मेरे को एक पिल रेसिपी बेचनी है, तुम इस पिल रेसिपी को देखो और मुझे बताओ कि कितने की बेच सकती है। और फिर किंगयू उस रेसिपी को देखती है और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उस रेसिपी को पूरी तरह से जला देती है और कहते रिजेक्टेड, दफा हो जाए यहाँ से, तेरी रेसिपी पूरी तरह से बकवास है। एमसी उससे कहता है क्यों, आखिर तूने मेरी रेसिपी को क्यों फाड़ दिया। और फिर वो किंगयू कहती है तुम्हारी जो रेसिपी थी इसके अंदर जितने भी जड़ी बूटी थे वह बहुत ही ज्यादा अजीब थे, मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं। यंग मास्टर को लुओ फैमिली के साथ डाइवर्स होने के बाद अब पिल पवेलियन को धोखा देने आए और एमसी के बारे में बाकी के जितने भी लोग होते वह सभी पीछे बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। फिर एमसी उससे कहता है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें तो पिल के रेसिपी के बारे में भी नहीं मालूम, आखिर तुम्हें इस सिटी का जीनियस एल्केमिस्ट किसने बना दिया। कैसी बातें सुन के किंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की, तो अपना आपको ऐसा समझ रहा है कि तू बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट हो, तो ठीक है फिर मुझसे आजा शर्त लगा, मैं देखती हूँ कि हम दोनों में से कौन अच्छी पिल बनाता है, इसकी पिल सबसे ज्यादा बेकार बनेगी उसको मरना होगा। और फिर एमसी कहता है तो ठीक है फिर मैं कौन सा तुझसे डरता हूँ। और किंगयू एमसी को एल्केमिस्ट रूम में ले आती है और उसे कहती है ये तुम्हारा एल्केमिस्ट रूम है, तुम इसके अंदर पिल बनाओ। के अंदर टॉप ग्रेड की कोल्ड्रन है और यहाँ पर अर्थ फायर भी है जिससे तुम आसानी से किसी भी हाई ग्रेड की पिल को बना सकते हो। हम दोनों स्पिरिट ग्रेड की पिल को बनाएंगे, विनर वही होगा जिसके पिल की क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो ठीक है फिर तुम यहाँ पे जब पिल बनाओ और मैं जाके पिल बनाती हूँ। और एमसी उस पिल को बनाते हुए अपने मन में सोचे जा रहा होता है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है इसको स्पिरिट ग्रेड के कल्टीवेटर लेते हैं। स्पिरिट ग्रेड के कल्टीवेटर अगर इसको कंज्यूम करे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिससे कि वह स्पिरिट रिलम के मिडल स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। और फिर एमसी फायर कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए कोल्ड्रन में आग जला देता है और कहता है अर्थ फायर है ये काफी ज्यादा वीक है, तो ऐसा लगता है मेरे को अपनी अर्थ फायर डालनी पड़ेगी। और फिर एमसी उसमें अपनी अर्थ फायर डाल देता है जिससे कि जो कोल्ड्रन का फायर होता है वह पर्पल कलर का हो जाता है। किंगयू को दिखाया जाता है, किंगयू कहती है आखिर यहाँ पे चल के रहा, यहाँ की अर्थ फायर अचानक से वीक कैसे हो गई। फिर हमें किसी दूसरे एल्केमी रूम की ओर दिखाया जाता है, वो एल्केमी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। किंगयू भागते हुए वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं मास्टर आखिर आपको क्या हो गया, आपकी एल्केमी रूम अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गई। उसका मास्टर जिसका नाम टाओ हाई होता है वो इस पिल पवेलियन का मैनेजर होता है, वो कह रहा होता है सब खत्म हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से इंपीरियल फैमिली से काफी सारे रेयर हर्ब लेके आए थे लेकिन यहाँ की जो अर्थ फायर वीक हो गई एंड मेरा जो कोल्ड्रन था वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। किंगयू अपने मन में सोची जा रही होती है आखिर यहाँ पे चल के रहा, यहाँ की जितनी भी अर्थ फायर है वह अचानक से क्यों वीक हो रही है। और फिर वो अपने मास्टर से कहती है मास्टर मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले रेसिपी दी थी क्या वो रेसिपी सही है। उसका मास्टर कहता है वह सभी 4th रैंक के हर्ब है, तुम इसलिए उन्हें नहीं पहचान पाई क्योंकि तुम सिर्फ अभी 2nd रैंक की एल्केमिस्ट हो, तुम्हें ये रेसिपी कहाँ से मिली, क्या ये किसी
प्रकार की इंसेंट रेसिपी है, यहाँ तक कि तुम इस रेसिपी की हेल्प से 4th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हो। किंग यू ये बात जान के पूरी तरह से हैरान हो जाते और कहते क्या मास्टर, क्या कहा आपने 4th ग्रेड की पिल? और उसका मास्टर उसके सर पे मारते हुए क्या था, बेवकूफ तुम्हारे फेस रिएक्शन से ऐसा लगता है कि तुमने फिर से किसी को चैलेंज कर लिया। किंग यू मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये स्काई बहुत ही बड़ा, यहाँ पर काउंटलेस जीनियस है, तुम बस एक छोटी सी एल्केमिस्ट हो, तुम्हें कभी भी अपने आप पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं तो क्या हुआ मास्टर, वो तो बस 4th रैंक की पिल को रिफाइन करने की रेसिपी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कोई एल्केमी का जीनियस है। हो सकता है कि उसको रेसिपी कहीं रास्ते में मिल गई हो और फिर किंग यू पिल को रिफाइन करने लगते हुए पिल को रिफाइन करते हुए कहते आखिर यहाँ पे चल के रहा है, मेरी अर्थ फायर फिर से वीक क्यों हो गई? उसका मास्टर कहता है मेरा जो फर्नेस इसीलिए ब्लास्ट हो गया क्योंकि मैं अपने अर्थ फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये जो सेम सिचुएशन मेरे को यहाँ के बाकी सभी एल्केमी रूम में लगती है। यहाँ पे जितने भी एल्केमी रूम है वहाँ की जितनी भी अर्थ फायर है वह अचानक से वीक पता नहीं क्यों होते जा रही है। और फिर हमारे एमसी के एल्केमी रूम को दिखाया जाता है जो अचानक से ब्लास्ट कर देता है। यो कहते हैं मास्टर आखिर यहाँ पे होके रह क्या, यहाँ पे फिर से किसी का कोल्डन ब्लास्ट कर गया? उसका मास्टर कहता है किंग यू जरा तुम सामने ध्यान से देखो। किंग यू सामने देखते और हैरान हो जाते और कहते अरे ये तो अर्थ फायर है, लेकिन ये अर्थ फायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? उसका मास्टर कहता है ये कोई नॉर्मल अर्थ फायर नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ फायर है, और ये जो अर्थ फायर है ये इस रूम के सभी अर्थ फायर से कनेक्टेड है। हमारा मेन कैरेक्टर बीच में से आते हुए कहता है किंग यू अब जबकि मैंने स्पिरिट ग्रेड की पिल बना ली तो फिर तुम्हें अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहिए। किंग यू कहते हैं क्या मास्टर सच में इसके पास जो पिल है वो स्पिरिट ग्रेड की पिल है? उसका मास्टर कहता है हाँ इसके पास जो पिल है वो सच में स्पिरिट ग्रेड की पिल है, और ये कोई नॉर्मल 2nd रैंक की पिल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की पिल है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जब मैं एक ऐसे स्पिरिट ग्रेड की पिल को देख रहा हूँ जिसके ऊपर पिल पैटर्न हो। पिल पैटर्न ये ऐसी चीज है जिसे इस वर्ल्ड में कुछ ही लोग कर पाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है किंग यू सच में तुम्हारा मास्टर तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। और फिर जो किंग यू होते हुए अपने गले पे स्वॉर्ड को रख लेते और कहते हैं मेरा नाम किंग यू है, मैं किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, मैं अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगी और मैं आज अपने आप को यहीं पे खत्म कर दूंगी। ये देख के उसका मास्टर घबरा जाता है और एक अटैक करके उसको स्वॉर्ड को हटा देता है और फिर उसको उठा के कहता है यंग मास्टर गु कृपया करके इस लड़की को माफ कर दीजिएगा, ये लड़की मेरी पर्सनल डिसाइपल है, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, प्लीज मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और किंग यू कहते हैं मास्टर मत छोड़िए, मैंने कहा ना मास्टर मेरे को छोड़िए, आज मैं अपने आप को मार लूंगी। लेकिन उसका मास्टर उसके सर पे एक पंच मारता और कहता है बेवकूफ कहीं को, मैंने कहा तुम वहीं पे चुप हो जाओ। फिर एमसी पिल पवेलियन के मास्टर से कहता है वैसे तुम्हारा टाओ यून के साथ क्या रिलेशनशिप है? टाओ हाई कहता है वो मेरे एंसेस्टर थे, और अपने मन में सोचे जा रहा होता है आखिर ये मेरे एंसेस्टर को उनके नाम से क्यों बुला रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है हाँ तो ठीक है ना, वह बस एक 9th रैंक का ही एल्केमिस्ट था और तुम्हें देखो तुम सिर्फ अभी 3rd रैंक के एल्केमिस्ट हो, तुमने तो अपने एंसेस्टर की काफी सारी बेइज्जती करवा दी। टाओ हाई कहता है हेवन फायर कंट्रोल आर्ट ये मेरे एंसेस्टर द्वारा छोड़ी गई थी, ये काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है ना कि हमारे पास सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। मैं काफी सालों से सिर्फ इसको ही सीखता रहा हूँ जिससे कि मैं सिर्फ अभी 3rd रैंक का ही एल्केमिस्ट बन पाया हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है तो ऐसा लगता है मुझे उस फेवर को रिटर्न करना पड़ेगा जो तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरे ऊपर किया था। और फिर वो कंप्लीट हेवन फायर कंट्रोल टेक्निक उसके माइंड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसके माइंड के अंदर वह टेक्निक आने लगती है और फिर वह घुटने पे आके एमसी से कहते हैं यंग मास्टर गु आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। और वह अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये यंग मास्टर गु किस प्रकार का पर्सन है, इसके पास कैसे मेरे एंसेस्टर की सीक्रेट टेक्निक आ सकती है, सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में सोचे जा रहा होता है ये मेरे को बिल्कुल टाओविन की याद दिला देता है। मेरी प्रीवियस लाइफ में टाओविन बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा था, जब लोग मेरे को बुली किया करते थे तब मेरे को वो हमेशा उन लोगों से बचाया करता था, इसीलिए मैंने उसको हेवन फायर कंट्रोल आर्ट दे दी जिसके हेल्प से वो इस वर्ल्ड का 9th रैंक का एल्केमिस्ट बन पाया। और फिर किंग यू कहती है अगर तू मेरे को मारना चाहता है तो फिर तू मुझे मार सकता है, मैं तुझसे बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और उसको एक चाटा मार देता है। ये देख के किंग यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है तू कमीने कहीं के तेरी इतनी हिम्मत की मुझे मारने की। और अपने मन में सोचे जा रहा था सच में यार ये लड़की बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, तो ठीक है फिर मैं टाओ यून के लिए इसको छोड़ देता हूँ। फिर हमें आसमान में गो फैमिली का इमरजेंसी सिग्नल दिखाया जाता है। वो देख के एमसी कहता है अरे ये तो गो फैमिली का इमरजेंसी सिग्नल है, क्या गो फैमिली में कुछ हुआ है, क्या किसी ने गो फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है गो फैमिली की और जहाँ पे एक बंदा गो फैमिली के एक मेंबर को कह रहा होता है मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ एमसी कहाँ है। वो बंदा क्या होता है मुझे नहीं मालूम, प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए, मुझे को बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन वो बंदा सभी के सामने उसको मार देता है जिससे कि उसके खून के चीटे बाकी के गो फैमिली के मेंबर के ऊपर भी आ जाते हैं। और वह अपने पैट्रियाज से कहता है पैट्रियाज ये तो बता ही नहीं रहा कि एमसी कहाँ है, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। उनका पैट्रियाज कहता है कोई बात नहीं, जो बताए उनको छोड़ दो, जो ना बताए उन सभी को मार दो। और ये पैट्रियाज
और कोई नहीं बल्कि लिंग फैमिली का पैट्रियार्च होता है। फिर वो एमसी की सिस्टर के पास जाता है और कहता है लेकिन इसको नहीं, तुम इसे बिल्कुल भी मत मारना क्योंकि मैं इसके साथ करने वाला हूँ शादी। और फिर वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है आज से लिंग फैमिली इस सिटी में एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, मैं लिंग फैमिली के हर एक मेंबर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। एमसी को देख के उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी के फैमिली मेंबर कहने लगते हैं तो पैट्रियार्च फाइनली अब वापस आ गए। एमसी को देखकर लिंग फैमिली का पैट्रियार्च कहता है क्या ये एमसी है, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि ये तो सिर्फ स्पिरिट स्टेज के फर्स्ट लेवल पे, लेकिन ये तो इसके मिड स्टेज पे। वो गू फैमिली का मेंबर घुटने पे आते हुए कहता है पैट्रियार्च मुझे माफ कर दीजिए लिंग फैमिली के पैट्रियार्च, मेरे को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन गाइस हमारा एमसी उस बंदे को वहीं पे जान से मार देता और कहता है गद्दार, गद्दार को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, गद्दार के लिए एक ही सजा है और वो है मौत। ये देख के जितने भी लिंग फैमिली के मेंबर होते हैं वह सभी अपने पैट्रियार्च के सामने आ जाते हैं और कहते हैं चलो 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 हम अपने पैट्रियार्च को इससे प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने पैट्रियार्च को कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर उनका पैट्रियार्च कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, ये ओल्ड मैन आज इसको इसकी असली औकात दिखा देगा। और वह अपने ओवरलोड आर्ट का यूज करते हुए एमसी की ओर अटैक कर देता है। एमसी भी उसकी ओर अटैक करता है और कहता है क्या बस तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ थी और तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा पाओगे। और फिर वो दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर हमारा एमसी उसकी ओर एक पावरफुल से स्वॉर्ड स्लैश करता है। ये देख के लिंग फैमिली का पैट्रियार्च कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, मुझे कुछ भी करके इस स्वॉर्ड अटैक को रोकना पड़ेगा। और वह आगे जाता है रोकने के लिए, लेकिन हमारा एमसी हवा में उड़ता है और उसके ऊपर काफी सारे स्वॉर्ड स्लैश का अटैक करके आगे चला जाता है, और जिससे कि वो बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है। ये देख के एमसी की सिस्टर अपने मन में सोचने लगती है ये तो डिस्टेंस स्वॉर्ड आर्ट है, जिसको सिर्फ जायो सैक के एल्डर ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरे ब्रदर ने ये स्वॉर्ड टेक्निक कैसे सीख ली, आखिर मेरे ब्रदर को ये स्वॉर्ड टेक्निक कैसे पता है। और बाकी के जो लिंग फैमिली के जितने ही मेंबर होते हैं वो कहते हैं मार दो इस कमीने को, मार दो, इस कमीने ने हमारे पैट्रियार्च के ऊपर अटैक किया, चलो चलो हम सभी इसको आज खत्म कर देते हैं। और हमारा एमसी अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश से उन सभी को वहीं पे खत्म कर देता है। और लिंग फैमिली का पैट्रियार्च कहता है इस बंदे को छोड़ो, सबसे पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम बाद में इससे अपना बदला ले लेंगे। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमारा एमसी उनकी ओर देखता है और कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आ जा सकते हो, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम सबको यहाँ पे मरना होगा। और फिर वह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड का अटैक करता है, जिससे कि वह सभी वहीं पे मारे जाते हैं। वह अटैक इतना पावरफुल होता है कि एमसी के खिड़की दरवाजे सब टूट जाते हैं। फिर वहाँ पे टावाई आ जाता है। टावाई कह रहा होता है यंग मास्टर गू, मैंने सुना था कि आपकी गू फैमिली के ऊपर लिंग फैमिली ने अटैक कर दिया, इसीलिए मैं अपने कुछ पिल पवेलियन से वॉरियर लेके आऊँ आपकी हेल्प के लिए। लेकिन वह अपने सामने कुछ ऐसा नजारा देखता है, देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हमारा एमसी उससे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ की सारी चीजें मैंने सॉल्व कर लिया। और फिर जो एमसी होता है वह अपने फैमिली के सभी मेंबर की रस्सी को खोल देता है। टावाई कहता है जितने भी लोग इंजर है जाओ उन सभी को इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट दो। और अपने मन में सोचे जा रहा होता है इसकी गू फैमिली खतरे में थी, इसीलिए मैं इसकी हेल्प के लिए अपने कुछ वॉरियर को लेके आया, लेकिन मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि यह अकेले लिंग फैमिली के पैट्रियार्च को हरा देगा। सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, ये एल्केमी में तो अच्छा और साथ में मार्शल आर्ट में भी, मुझे कुछ भी करके इसको अपने साथ रखना होगा। फिर एमसी की सिस्टर उसके पास आती है और उसे कहते हैं ब्रदर क्या तुम ठीक हो ब्रदर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। एमसी कहता हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ब्रदर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जायोसैक की टेक्निक को क्यों यूज किया? अब तुम ये मत बोलो कि तुम उस मिस लुओ से ये टेक्निक सीख चुके हो और तुम दोनों सीक्रेटली एक दूसरे से मिल रहे हो। कहता है आपकी सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आपने जिस स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया वह जायोसैक की स्वॉर्ड टेक्निक है और मिस लुओ को जायोसैक के एल्डर ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए आपकी सिस्टर परेशान है कि कहीं आपने उस मिस लुओ के साथ तो मिलकर स्वॉर्ड टेक्निक तो नहीं सीख ली। और फिर एमसी एल्डर टाओ से कहता है मुझे तुम ये बताओ कि जायोसैक 10 पेंगलन माउंटेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और अपने मन में सोच रहा होता है ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है ये मैंने ही रीड की थी, तो फिर आखिर कैसे मुझको ये स्वॉर्ड टेक्निक कोई सिखा सकता है। और फिर एल्डर टाओ उसको बताता है कि एम्परर जायो उस समय अब पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे और उनका सेक्ट भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि एम्परर जाओ के डिसअपियर होने के बाद काफी सारे एनिमी अपीयर हुए और उनके सेक्ट के ऊपर लगातार अटैक करते रहे, जिससे कि उनका सेक्ट और भी ज्यादा वीक हो गया। और आज आप देख ही सकते हो कि जायो सेक्ट की क्या हालत है। फिर हमारा एमसी कहता है तो फिर मेरे को ये बताओ मिस लुओ का क्या कोई
वही उसका छोटा भाई भी है। एल्डर टाओ बताते हुए कहता है हाँ उसका एक छोटा भाई है और वह अपनी लुओ फैमिली का यंग मास्टर है। वह बहुत ही ज्यादा बेकार है, वह सिटी में इविल काम करते रहता है क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो लुओ फैमिली वह सभी मेजर फैमिली की हेड है, इसीलिए वह सभी बुरे काम करता फिरता रहता है। फिर हमारा एमसी कहता है अच्छा तो ऐसा है, ऐसा लगता है कि आपसे लुओ फैमिली को एग्जिस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमारा एमसी वहां से जाते हुए कहता है मेरी सिस्टर मैं जा रहा हूँ लुओ फैमिली में कुछ मजे करने के लिए, तब तक तुम यहाँ की चीजों को संभाल लेना और तुम्हारी हेल्प एल्डर टाओ भी करेंगे। और जाते हुए अपने मन में सोचता है अब से इस सिटी को भी पता चलेगा कि गु फैमिली के साथ पंगा लेने के साथ क्या होता है। आज मैं लुओ फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप चाहते हो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो आप 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, उसी के बाद ही मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूंगा। तो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।